नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कांग्रेस पार्टी इस समय अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, जहां एक तरफ पार्टी से दिग्गज और अनुभवी नेता किनारा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी अभी तक एक पूर्ण अध्यक्ष की राह तक रही है, क्योंकि सोनिया गांधी अभी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष की भूमिका निभा रही है। लेकिन इन सब के अलावा जो पार्टी के लिए इस समय सबसे बड़ी मुसीबत है, वो है उनके अनुभवी नेताओं का पार्टी से किनारा करना और पार्टी पर हमला करना। अगर हम हाल की घटनाओं की बात करें तो जिस तरह से एक एक करके पार्टी से दिग्गज नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है और गुलाम नबी आज़ाद पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, उससे तो कांग्रेस अभी उबर ही नहीं पाई थी कि अब उन्होंने अपने ऊपर लग रहे आरोपों के बाद जोरदार हमला बोला है। दरअसल सोमवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब दिया। इस दौरान वो राहुल गांधी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि घर वालों ने घर छोड़ने पर मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए तो अक्लमंदी खुद घर छोड़ देने में। लेकिन इस दौरान पत्रकार की ओर से पूछे जाने पर कि क्या आपका रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है, तो इसके जवाब में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जो शख्स अपनी स्पीच खत्म करने के बाद भरे सदन में पीएम मोदी से गले मिले तो वो बताए कि वो मिले हुए हैं या मैं मिला हुआ। उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी को समझता था कि मोदी बड़ा क्रूर आदमी, शादी नहीं की, बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, तो इनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन कम से कम उन्होंने इंसानियत तो दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कांग्रेस में और गुजरात की टूरिस्ट बस के अंदर ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, लोग ऑन स्पॉट मर गए, किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, तो जब गुजरात सीएम का फ़ोन आया तो मैं ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मेरे ऑफिस वालों ने फ़ोन कान में दिया तो मैंने कहा कि मैं बात नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने मेरे रोने की आवाज़ सुनी। वहीं डीएनए वाले सवाल पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि पहले जयराम रमेश अपना डीएनए चेक करवाएं कि कहाँ के हैं और किस पार्टी से हैं, वो देखें कि उनका डीएनए किस किस पार्टी में रहा है। बाहर के लोगों का कांग्रेस का अता पता नहीं है। चापलूसी और ट्वीट कर जिन्हें पद मिले, अगर वे आरोप लगाएं तो हमें दुख होता है। बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि वे बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी बीजेपी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वे अपनी खुद की पार्टी का गठन करेंगे और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। चलिए, ये तो थी कांग्रेस के घर की बात, लेकिन अब अगर कांग्रेस के बाहर भी बात करें तो आज के समय में अगर किसी नेता से पूछ लिया जाता है कि क्या वो कांग्रेस पार्टी में जाना चाहता है, तो इस पर भी अजीब तरह के बयान सामने आते हैं। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बीजेपी के संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया था। इसी बीच नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी को कभी भी इस्तेमाल करना और फेंकना नहीं चाहिए। अगर आपने एक बार किसी का हाथ थाम लिया है तो फिर अच्छे दिन हो या बुरे दिन उसे लगातार थामे रखें। लेकिन इसी बीच नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि दरअसल उन्होंने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बीते समय की बात याद दिलाते हुए कहा कि उन्हें एक दोस्त ने कांग्रेस में जाने का सुझाव दिया था, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त और कांग्रेस के नेता श्रीकांत जिचकर ने मुझे सलाह दी थी कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ जाऊं।
इस पर मैंने कहा कि मेरी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती, मैं कुएं में कूद जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकता। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि जब उस दौर की बात है जब मैं छात्र नेता था और बीजेपी को उस समय अक्सर हार का सामना करना पड़ता था। दरअसल इन दिनों ये भी खबरें आ रही हैं कि नितिन गडकरी पार्टी से थोड़ा नाराज़ हैं और ऐसे समय में उनका कांग्रेस पे दिया हुआ बयान इस बात की पुष्टि करता है कि वो भले ही पार्टी से नाराज़ हो लेकिन बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन कभी नहीं थाम सकते। खैर ये राजनीति है, इसमें कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के हाउस में लोकसभा में पूरी दुनिया के सामने स्पीच करने के बाद उनसे गले मिलते हैं और कहते हैं हमें कुछ नहीं है तुम्हारे मुतालिक, हमारा दिल साफ है। वो मिले हैं कि मैं मिला हूँ है? और दूसरा, हमारी लोग में तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है पार्टी में, और बेचारे बच्चे जो आते हैं और जो ये डीएनए करता है वो खुद कांग्रेस पार्टी के मेंबर तक भी नहीं, वो न ब्लॉक में रहे, डिस्ट्रिक्ट प्लांट करने के लिए ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं, मिनिस्टर भी पहुँचे, राज्यसभा में पहुँचे। उनका पार्टी का डीएनए क्या है किसी को मालूम नहीं है, किस स्टेट से हैं वो मालूम नहीं है, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं ये मालूम नहीं है। पहले तो अपना वो डीएनए चेक कराएं, वो कहाँ के हैं, किस पार्टी के हैं। वो तो फ्रीलांसर थे कुछ साल पहले, 96, 97, 98 गवर्नमेंट में वो किस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे एज मुलाजम में, हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, किसकी मुलाजम थे वो। तो उनका डीएनए चेक करें कि किस किस पार्टी में उनका डीएनए रहा। जो हाउस में बैठकर बीजेपी को स्लिपें भेजता था और एज लीडर अपोजिशन में पहली स्लिप से देखता था, उनकी स्लिपें उसको आती थी, इनकी स्लिपें उसको जाती थी, दिन में तकरीबन 100 स्लिपों का उनके हमारा डीएनए चेंज करे। सबसे ज्यादा अफसोस तो यही है कि आउटसाइडर जिनको कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है, जो चापलूसी करके या ट्वीट करने के लिए उनको पद मिले हैं, वो आरोप, और सब कोई दूसरा कांग्रेसी जिसने हमारे साथ काम किया है तो इसलिए। और मैं ये कह रहा था कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने मोदी साहब की एक स्पीच देखी, और अगर किसी को इतना अनपढ़ और जाहिल है कि उस स्पीच के कंटेंट्स पढ़े, जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा, उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा, लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने उस दिन की सभी लीडरों का, शरद पवार से लेकर टीएमसी से लेकर सीपीआई सीपीएम से लेकर रीजनल पार्टीज के लीडरों के सुनिए, उनके कंटेंट्स भी सुनिए। उन्होंने रियल सेंस में उन्होंने तो उस पर रोया। इन लोगों ने क्या कहा है, क्योंकि घर वालों ने। आइए लगे हाथों आपको एक बार नितिन गडकरी का वो बयान भी सुनवा देते हैं जिसमें नितिन गडकरी ने कहा कि कुएं में कूद जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। उसने कहा कि जब आपको खुशी होती है, जब आपको सक्सेस मिलता है, तो उसकी खुशी अगर केवल आपको अकेले को अगर होती होगी, देन दैट इज मीनिंगलेस। पर जब आपको सक्सेस मिलता है और खुशी होती है, तो आपसे ज्यादा आपके साथ काम करने वाले जो छोटे बड़े लोग हैं, उनको आपसे भी ज्यादा खुशी होती है, देन दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ योर सक्सेस। तो मैं पहली बात कहूंगा कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस, सोशल वर्क एंड पॉलिटिक्स। इसलिए कभी भी यूज एंड थ्रो वाला काम नहीं करना चाहिए। अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, जिसका हाथ एक बार पकड़ा है तो दोस्त है तो वो पकड़ के रखो। परिस्थिति के अनुसार वर्शिप ऑफ द राइजिंग सन ऐसा मत करिए। तो ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगेन
मुझे वो एक बार ऐसे ही, मैं नागपुर में काम करता, स्टूडेंट लीडर था, सही में तो ज्ञान योगी हमारे डॉक्टर श्रीकांत जिचकार थे, मेरे मित्र थे, बहुत होशियार थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम नितिन, यू आर ए गुड पर्सन, यू हैव ए गुड पॉलिटिकल फ्यूचर, बट यू आर इन ए रॉन्ग पार्टी, तुम कांग्रेस में आओ। तो मैंने कहा श्रीकांत मैं कुएं में जान दे दूंगा पर कांग्रेस में नहीं आऊंगा, क्योंकि आई डोंट लाइक द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो बोले ये तुम्हारी पार्टी को कोई फ्यूचर नहीं है। बोले नहीं तो नहीं है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया बीजेपी से, भरत सिंह प्रवक्ता कांग्रेस से, अरविंद जयतिलक राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत एनवी न्यूज पर। भरत सिंह जी, सबसे पहले आपसे सवाल लेंगे, और सवाल में ये शेर इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उसमें आज़ाद का नाम आ रहा है कि मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद होकर वो खूब जिल्लत के हलवे से बेहतर। और शायद इसका मतलब गुलाम नबी आज़ाद भी समझ गए हैं। अरविंद जयतिलक जी मुस्कुरा रहे हैं, वो शेर को अच्छे से गहरे से समझे हैं, और आपको इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि तमाम बातों के बाद भी आप वही राग अलाप रहे हैं जो कहीं भी सप्तम स्वर पे पहुंचने की उम्मीद जिसमें दिखती नहीं है। और फिर 1 सितंबर आ रहा है, फिर 1 अक्टूबर आएगा, फिर एक अध्यक्ष आएगा, लेकिन क्या कांग्रेस का संक्रमण काल वाकई में समाप्त होगा? ये विचारणीय प्रश्न है। तो जवाब आपसे इस उम्मीद के साथ कि क्या वाकई में कांग्रेस बदलने वाली है? क्या गुलाम नबी आज़ाद जो कह रहे हैं सच है? और उन्होंने एक सवाल भी दाग दिया है कि स्पीच देकर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के गले मिलते हैं तो भाई मिला हुआ कौन है, मैं या वो? ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत जाहिर सवाल है जिसको जवाब देना आपको बनता है। जी चंद्रशेखर भाई, एक चीज समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा पीछे पीछे चलते हैं। 1984 याद करते हैं, जब भाजपा की 2 सीटें हुआ करती थी, और तब देश में कोई ये नहीं कहता था कि भाजपा की 300 के ऊपर सीटें आ जाएंगी। क्या इनका वनवास कटेगा? क्या ये वनवास में ही रहेंगे? क्या भाजपा कभी ऊपर आ सकती है? क्या कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन आई भाजपा। देखिए, राजनीति है, उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है। जिस तरह से, उसी तरह से राजनीति में भी उतार चढ़ाव आता है। आज भाजपा की सरकार है, 10 साल अभी भी नहीं हुए, 8 साल हुए, और 8 साल में देश की स्थिति और परिस्थिति क्या हुआ ये सब देख रहे हैं। पूरा देश देख रहा है और पूरी दुनिया देख रही है। तो ये आप सोच रहे हैं कि 8 साल में सब कुछ 2014 से 2022 तक ही मोदी जी के आने से ही भारतवर्ष का नाम हो रहा है, भारतवर्ष बना है, भारतवर्ष में जितने लोग हैं जीवित हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नाइंसाफी है। पूरा इतिहास देखिए क्या है कांग्रेस के इतिहास, और आप ये समझिए कि कांग्रेस है किसी एक नेता के लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है वो जनता के लिए, इस देश की जो है 130 करोड़ जनता है ना, उसके लिए कांग्रेस पार्टी काम करती है। ना कि वो सिंह के लिए, ना गुलाम नबी आजाद जी के लिए, ना वो चंद्रशेखर भाई के लिए, ना वो किसी के लिए। ठीक है। तो पार्टी हमारी बेसिक ये हमारे पार्टी के अंदर है कि हम जो है वो जनता के लिए है। और रही बात गुलाम नबी आजाद जी की, सचमुच एक बड़े नेता है वो, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन गुलाम नबी आजाद जी से मुझे ये नहीं समझ में आया कि 42 साल कांग्रेस को सर्विस दिया आपने, कांग्रेस पार्टी को सजोया, संभाला, सब कुछ आपने किया, आप जैसा कहते हैं। ठीक है। तो आखिर आप छोड़ के गए? आऊंगा एक बार क्रम पूरा कर लेता हूँ। कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी, देखिए अभी जो भरत सिंह जी ने जवाब दिया है वो मुझे बिल्कुल याद आ रहा है। 2 बच्चे थे, एक बच्चे से पूछा किसी ने कि कहाँ रहते हो, तो उसने कहा कि इसके घर के पास। दूसरे बच्चे से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, उसने कहा इसके घर के पास। उसने पूछा फिर तीसरा सवाल कि तुम दोनों कहाँ रहते हो, उनने बोला आसपास। तो ये सवाल पता कहीं इसमें मिला नहीं, लेकिन
सवाल बेचारा जवाब देने का पूरा प्रयास करते रहे वो बच्चे। अब भरत सिंह जी ने घुमा फिरा के ऐसा जवाब दिया है जिसको सुलझाने में कोई और तो क्या सुलझाएगा, कांग्रेस ही नहीं सुलझा पाएगी। अरविंद जयतिलक जी, मैं आऊँगा एक बार इंद्रजीत सिंह जी से पहले जवाब ले लेता हूँ, वो गुस्सा हो जाते हैं नहीं तो फिर अक्सर। इंद्रजीत सिंह जी, और आप बराबर आग में घी डालने का काम कर ही रहे हैं। कांग्रेस जिस संक्रमण काल से गुजर रही है उसमें आप वो हैं जो बार बार कांग्रेस की ऑक्सीजन नली हटा के भाग जाते हैं जैसे ही लाइट जाती है अंधेरे में, और बार बार कांग्रेस को वेंटिलेटर मोड पे आना पड़ता है। अब चाहे आज़ाद और आनंद आपके साथ नहीं है, लेकिन उनका कांग्रेस के साथ नहीं होना इसका मतलब आप ही के साथ होना है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत अच्छा सवाल आज आपने लिया है। मैं यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी आज सिर्फ एक परिवार की पार्टी बन के रह गई, इससे आगे इनकी कोई सोच नहीं है। आप हमारे यहाँ, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ आज नड्डा जी बिल्कुल नहीं कह सकते कि उनके परिवार से अगला अध्यक्ष उनके बाद होगा, मगर मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का अगर अध्यक्ष होगा तो नेहरू गांधी परिवार का ही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता है। जब सीताराम केसरी को उनके कपड़े फाड़ के उनके बोरिया बिस्तर ऑफिस से निकाल के फेंके गए थे, उस दिन से लेके आज दिन तक गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष नहीं बना है। तो ये परिवार की पार्टी बन के रह गई। वो बात अलग है कि इन्होंने 60 साल से अधिक शासन किया है। उस टाइम राजनीति की बात कुछ और हुआ करती थी। आज की राजनीति और उस टाइम की राजनीति, उस टाइम राजनीति करने वाले कुछ गिने चुने लोग होते थे। आज घर में अगर 4 सदस्य हैं तो आप मान के चलिए कि चारों राजनीतिक हैं, और आम जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि आप एक बार झूठ बोल दो दूसरी बात पकड़ लेगी आपको। पहले ये कुछ भी कहते रहते थे, कांग्रेस जनता ना समझती थी ना ध्यान देती थी, उसे अपने मतलब नहीं था। मगर आज बार बार राहुल गांधी का झूठ है, परिवारवाद है, और जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति है, एक जाति विशेष को लेके चलते हैं, जाति समुदाय की राजनीति करना, धर्म की राजनीति करना, तो ये आज पूरा देश जान चुका है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा देश खड़ा है और कांग्रेस को छोड़ चुका है। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास चंद्रशेखर जी आज नेता है, नेतृत्व है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी पार्टी जब से खड़ी हुई है हमने अपना एजेंडा नहीं बदला है। हमारा देश के प्रति एजेंडा है, देश के प्रति है समर्पित है, आम जनता के लिए है और हिंदुत्व के लिए है, मगर इनका बदलता रहता है। जैसे राहुल गांधी को आपने देखा हो, कभी गोल टोपी लगा लेते, लेकिन कभी गोल टोपी लगा लेते, कभी जनेऊ पहन लेते। आपकी एक बात, हमने जनेऊ पहना है तो जनेऊ ही पहनते हैं। नहीं, आपकी एक बात गलत है। सम्मान सबका करते हैं। आपकी एक बात गलत है। आप ये कह रहे हैं ना हमारे पास नेता है, हमारे पास नेतृत्व है, लेकिन बाकी सबको जो आप निकृष्ट समझते हैं ना, ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, ये नहीं समझना चाहिए। नहीं, आप चंद्रशेखर जी, बाकी आप बताइए ना, कहाँ किसके पास नेता बचे? आज कांग्रेस कोई नेता है? आप सबको, आप अपने आप को तो बड़ा उत्कृष्ट समझते हैं, लेकिन बाकी सबको निकृष्ट समझते हैं। ये बड़ी गलत बात है, ये बड़ी गलत बात है। आप, और गुस्सा आज मैं होने नहीं दूंगा आपको, और हंसा हंसा के ही जवाब लूंगा। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। अरविंद जयतिलक जी, बड़ा गंभीर सवाल है। बार बार लाखों बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार, कांग्रेस भ्रष्टाचार, कांग्रेस भ्रष्टाचार, लेकिन एक चूंकि आप बड़े गंभीरता से पत्रकारिता करते रहे हैं तो वो गंभीर सवाल आपसे जरूर बनता है कि पहली बार देश में इंस्टीट्यूशनल करप्शन की बात अगर किसी नेता ने की तो वो राजीव गांधी थे, जिन्होंने इंस्टीट्यूशनल करप्शन को स्वीकार किया, सिस्टम के संग उसको महसूस किया और वो बात जनता के सामने रखी। बीजेपी लगातार उस दिन के बाद से इस बात को लेकर हमेशा आरोप लगाती रही, लेकिन इतने बड़े हृदय के साथ अगर उन्होंने इंस्टीट्यूशनल करप्शन को स्वीकार किया तो निश्चित रूप से ये भी बड़ी बात थी। इसके लिए बीजेपी को राजीव गांधी का धन्यवाद कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, इसी पे मैं आपका विश्लेषण चाहूँगा।
देखिए, जो संवैधानिक भ्रष्टाचार का जहाँ तक सवाल है, तो इसकी जनक भी कांग्रेस ही रही है। जब देश आजाद हुआ और जो है न्यायिक पुनर्गठन का काम शुरू हुआ था, तो फेडरल कोर्ट का माना जा रहा था कि उस समय जो एच जे कानिया साहब जो चीफ जस्टिस थे उन्हीं को बनाया जाएगा आजादी के बाद भी। लेकिन नेहरू जी जो है उनको बनाने के लिए तैयार इसलिए नहीं हुए कि मद्रास हाई कोर्ट में जब नियुक्ति चल रही थी जजों की, तो बशीर बद्र साहब की नियुक्ति को उन्होंने एच जे कानिया साहब ने रोक दिया था। नेहरू जी नाराज हो गए कि बशीर बद्र को क्यों जो है यहाँ पे जस्टिस बनाने की प्रक्रिया में बाधा डाली जा रही है, जबकि उन पर ढेर सारे आरोप थे। लेकिन उस वल्लभ भाई पटेल और श्री राजगोपालाचारी की चली और एच जे कानिया साहब देश के पहले जो है मुख्य न्यायाधीश बने। तो शुरुआत वहीं पर कोशिश हुई थी। दूसरा चीज मैं एक उदाहरण देता हूँ, रामपुर में चुनाव हो रहा था और मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब चुनाव लड़ रहे थे और जो है हिंदू महासभा से सेठ गोविंद दास चुनाव लड़ रहे थे। सेठ गोविंद दास चुनाव जीत गए थे 10,000 वोटों से। उसका ऐलान भी लगभग डीएम ने कर चुका था, लेकिन तब तक जो है दिल्ली से फोन आया और जो है गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनको नेहरू जी के द्वारा फोन आया कि आप जो है वहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आजाद को किसी तरह चुनाव जिताइए, नहीं तो देश में गलत संदेश जाएगा। और इसके बाद जो है वहाँ के डीएम ने गोविंद दास को बुलाया, कहा कि देखिए ऐसी ऐसी मजबूरियां हैं, आपको हारना होगा। और फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जो है चुनाव में जो है उनका जीत का ऐलान किया गया। ये किताब जो है उस समय जो गोविंद वल्लभ पंत साहब के जो सूचना सलाहकार थे उनकी किताब से मैं ये बात कह रहा हूँ। तो ये सुजीत घोटाला आपने देखा, तो निसंदेह मैं उस बात पर आ रहा हूँ कि राजीव गांधी जी एक बड़े ईमानदार छवि के नेता थे। उन्होंने सच को जो है दुनिया के सामने, देश के सामने लाने की कोशिश की कि किस तरह से केंद्र की योजनाएं होती है, पैसा जाता है और किस तरह घिस करके वह जो हो जाता है। लेकिन सवाल उतना तक ही नहीं है। आप आगे देखिए, वो कहते हैं ना कि मौलवी का काम निकाह कराना होता है, दुल्हन पर कब्जा करके बैठना नहीं होता है। आप देखिए कांग्रेस की यहाँ दुर्गति का सवाल है। हाँ, बात आपने बहुत अगर समझ जाए तो समझने के लिए बात बहुत अच्छी कही आपने, बिल्कुल। जी जी चंद्रशेखर जी, तो जिस तरह आप देखिए, जब ग्रुप 23 के जो नेता जो हैं वो क्या मांग कर रहे हैं, यही कह रहे हैं ना कि हमें एक दमदार नेतृत्व दीजिए ना। सोनिया गांधी जी से मांग उनकी तो सिर्फ यही है ना। अब देखिए 2006 में जो है महासचिव बनाए गए राहुल गांधी, और 2006 से 2022 तक 39 विधानसभा का चुनाव हारे हैं उनके नेतृत्व में, और 2 लोकसभा का चुनाव हारा गया है। और सवाल लाजमी है कि जो नेता हैं वो तो कहीं ना कहीं जो इस पर विचार मंथन तो करेंगे ही ना कि आखिर जो है किसके नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं। अगर पार्टी का जो है इसी तरह से सत्यानाश होता चला जाएगा तो कहते हैं ना कि बूढ़े शेर को अपनी बादशाहत को कायम रखनी है तो अपने बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ती है। यहाँ पे सोनिया गांधी राहुल की कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। नतीजा क्या है आप देख लीजिए, जगन मोहन रेड्डी जो है कांग्रेस से अलग हो गए। यहाँ तक कि कांग्रेस के लोग उस पर इतना नाराज हो गए थे उस समय 2009 में जब उनके पिता की मृत्यु हुई, तो वो जो उनके पिता की श्रद्धांजलि यात्रा को नहीं निकलने दिया। रोसैया साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया कांग्रेस के नेताओं की मांग पर की जी के रोसैया साहब को। आप देखिए 2011 में हेमंत शर्मा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ अरविंद जी आपसे बीच में कि मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बीजेपी में आए हुए कांग्रेस के ऐसे कद्दावर मुख्यमंत्री भी हैं जो आगे आगामी समय में प्रधानमंत्री बनने की बात सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए आप एक राजीव सरदेसाई साहब की एक किताब है, तो जब 2019 का चुनाव मोदी जी कैसे जीते उन्होंने लिखा है कि 2019 हाउ मोदी वन इंडिया। उसमें साफ लिखा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है जब 2011 में गए थे राहुल गांधी साहब से मिलने के लिए, सोनिया जी से मिलने के लिए, तो किस तरह से उनके बातों को नजरअंदाज किया गया। और वो लिखा है कि वो टेबल पर जो है बिस्कुट रखा था उसको उठाकर अपने कुत्ते को खिलाने लगे। अब वो जो भाजपा में चले गए और आज की तारीख में देख लीजिए किस तरह उनका कद बढ़ता जा रहा है। और आने वाले दिनों में क्या पता कौन सा किस राज्य कद बढ़ रहा है भाई। आज सारी सरकारों के फैसले गुवाहाटी से हो रहे हैं। चाहे मुंबई आप देख लीजिए, ममता बनर्जी जगदीप धनखड़ की मीटिंग आप देख लीजिए, झारखंड बिहार आप देख लीजिए, झारखंड आप देख लीजिए, तमाम फैसले गुवाहाटी से हो रहे हैं। चलिए मैं आऊँगा आपके पास अरविंद जी मैं आऊँगा आपके पास। भरत सिंह जी, अगर किसी से कैप्टन आई सिंह जी से पूछ लेंगे तो वो तो बहुत पुरजोर तरीके से कह देंगे आप,
लेकिन किसी से भी आप पूछ लेंगे ना, और वो हमेशा यही कहता है कि भाई कांग्रेस में राहुल गांधी और तमाम इतना बड़ा प्रचार हुआ तब भी इतनी 44-45 सीटें आई, तो ये कहते हैं कि अगर प्रचार नहीं करते ना कांग्रेस में स्थानीय नेता ही प्रचार कर लेते तो इससे ज़्यादा सीट आ जाती। क्या लगता है आपको कि जो संगठनिक ढांचा है उसमें बहुत बड़े बदलाव, और बड़े बदलाव नहीं, क्रांतिकारी बदलाव की ज़रूरत है, जो बीजेपी ने भी किया। बीजेपी ने एक बार ये किया कि राजनाथ सिंह घोषणा करते हैं गोवा में और एक नए युग की शुरुआत होती है, और आप देखिए कि आज बीजेपी पूरे देश में पूरी तरह छाई हुई है। बीजेपी तो ये कहती है विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हालांकि वो ट्रेनिंग का एक सेशन था, वो अभी हुआ नहीं है पूरा सबका, बहुत सारी चीज़ें जो मिस कॉल दिए थे वो नंबर भी बंद हो चुके हैं कईयों के, लेकिन फिर भी है। आप उसको प्रतिस्पर्धा में कहीं नहीं ठहरते। अब मैं कह दूं कि देश की 130 करोड़ जनता जो है कांग्रेस पार्टी की सदस्य है, तो क्या इसको मान लिया जाएगा? ठीक है, छोड़िए, ये तो कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से कैप्टन साहब ने कहा और हमारे विश्लेषक साहब जी ने कहा, मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी शेखर भाई भाजपा ये नारा लगाती रह गई कि कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत तो मुझे कम लग रहा है, भाजपा युक्त कांग्रेस ज्यादा लग रही है। और हालत ये देखिए ना कि कैप्टन जी भाजपा के कब से सदस्य है, कब से नेता है वो तो नहीं पता, लेकिन जितने इनके जो ओरिजिनल नेता तो 7 पीढ़ियों से हैं, वो सब जो है वो बैकफुट पे है। और जितने कांग्रेस से गए हुए नेता हैं सब मलाई खा रहे हैं। देखिएगा, यही सारे नेता जिस दिन कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस सरकार में आएगी और ये कांग्रेस के चौखट पे खड़े होंगे। इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। जिस गुलाम नबी आजाद की बात आप करते हैं, हमारे यहाँ थे तो आजाद थे, अब ये गुलामी शुरू करेंगे। अब वहां पे गए हैं गुलामी के लिए। बिल्कुल। मैं ये पूछ रहा था कि कैप्टन जी कितना आप उनको मान सम्मान देंगे? ठीक है, मैं कैप्टन जी से जवाब लूंगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, सवाल पूछा है आपसे भरत सिंह जी ने, उसका जवाब आपसे चाहेंगे। बिल्कुल जो है ना चंद्रशेखर जी, कांग्रेस के पास पहली बात तो यह है कि सवाल पूछने के लिए इनके पास बचाई कुछ नहीं जो पूछ सके। नहीं, ये भी नहीं पूछ पाए कि आप महबूबा मुफ्ती जैसा हाल तो नहीं कर देंगे आजाद का कश्मीर में। ये आजाद दरअसल यही कहना चाह रहे थे। क्या नहीं चंद्रशेखर भाई बीच में आपने काट दिया, बहुत कुछ बोलना था। अब सुनिए जवाब ले लीजिए एक बार, कैप्टन साहब जवाब ले लीजिए एक बार। हमारी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, वो हमारी पार्टी के ना तो अभी तक कोई सदस्य हैं, अलग पार्टी, और उन्होंने जैसे ही कांग्रेस छोड़ी है और उन्होंने घोषणा की है अलग पार्टी बनवा रहे हैं ना आप, अलग पार्टी बनवा रहे हैं आप। हम क्यों बनवाएंगे? वो स्वतंत्र है। हाँ, इतना जरूर है कि हर अच्छे नेता का, अच्छे इंसान का मैं सम्मान करता हूँ, कोई भी हो, और जो जनता चुन के लाती है मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं तो राहुल गांधी को भी सम्मान से बात करता हूँ क्योंकि उन्होंने भी जनता ने चुना है उनको। मगर चंद्रशेखर जी, मैं आपको बड़ी अहम बात बताना चाहूंगा पारिवारिकवाद के ऊपर, कि आपने देखा होगा 2 साल प्रियंका गांधी ने ये हालत कर दी उत्तर प्रदेश में कि अगर वहां कोई तिनका भी गिरता था तो पूरी कांग्रेस को इकट्ठी करके वो उत्तर प्रदेश पहुंच जाती थी। जब से उनको महासचिव बनाया गया, उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, तो उन्होंने 2 साल जम के मेहनत करी, और जब चुनाव आ गए तो एक नारा दिया कि लड़की है लड़ सकते हैं, लड़की हूँ लड़ सकते हैं, और बड़ा ही लड़की हूँ लड़ सकते हैं। तो जब आप सोचिए, इस नारे को बहुत उन्होंने अच्छा बुलंद करवाया और बड़ी मेहनत भी करी, चाहे वो लखीमपुर खीरी रहा हो, कहीं भी रहा हो, हर जगह जाकर उन्होंने धरना आंदोलन, भले ही उसका कोई मतलब उन्हें जानकारी ना हो, मगर उन्होंने अपनी उपस्थिति इस तरह दर्ज कराई कि हम जो कुछ है कोई है ही नहीं। मगर हर्ष क्या निकला
2 सीटें मिली, तो जनता जानती है, जनता देख चुकी है कांग्रेस को। आज कांग्रेस, जो भरत सिंह जी कह रहे थे, हमारे मित्र हैं, भाई हैं हमारे, कि कांग्रेस को हम मुक्त, बीजेपी कह रही है कि मुक्त कर देंगे। हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है। और आप आप ही तो देख कहते लेना, हैं भाई। 2024 के बाद आप खुद महसूस कर अभी लेंगे पलट रहे हैं कि अपनी बात से। कांग्रेस का जो जहाज है, जो राजनीतिक जहाज, वो अस्त की ओर चला जाएगा। क्योंकि अब आपके पास कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। 1984 नेता का आपके बदलेंगे अच्छे ठीक है, अच्छे सब जा ठीक चुके है। हैं। आपके अच्छे आपके आपके आक्षेप से एक बड़ा सवाल निकल के आया है। अरविंद जयतिलक जी से मैं पूछूंगा, अरविंद जयतिलक जी, जो आक्षेप इन्होंने लगाया है, क्या वाकई में 2024 में जब जनता लोकसभा के लिए वोट कर रही होगी, छत्रपों के ऊपर जनता को भरोसा हो जाएगा कि एक राष्ट्रीय पार्टी को पूरी तरह समाप्त कर देंगे? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, पत्तियों का गिर जाना पेड़ का अंत होना नहीं होता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे खाद पानी समय पे मिले तो कपोले फिर से फूटती है। तो मैं आदरणीय इंद्रजीत जी के बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि कांग्रेस का अंत हो जाएगा, लेकिन हाँ, कांग्रेस का अंत कब नहीं होगा, जब उसे के कामराज जैसा व्यक्ति चाहिए जो संगठन को मजबूती दे। देखिए, मद्रास प्रांत के 3 बार के मुख्यमंत्री के कामराज साहब थे। 1962 में जब चीन युद्ध के बाद लगा कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा, तो उन्होंने नेहरू जी को सुझाव दिया कि आप जो है, जो संगठन से जुड़ने वाले जो मंत्री आज जो बने हुए हैं आपके कैबिनेट में, उनका इस्तीफा कराइए। उन्होंने करीब जो है 6 मंत्री उस समय इस्तीफा दिए थे, जिसमें मोरारजी देसाई थे, जगजीवन बाबू थे, एस के पाटिल साहब थे, करीब 6 मुख्यमंत्री भी इस्तीफा दिए थे। उसमें उत्तर प्रदेश के चंद्रभानु गुप्त साहब थे, मध्य प्रदेश के मंडलोई थे, बिजू पटनायक थे, और ये सभी लोग मिल करके कांग्रेस को इतनी ऊंचाई दे दिए कि फिर जो है कांग्रेस जो है सत्ता में आ गई। तो के कांग्रेस जैसा आज की तारीख में कांग्रेस में जितने भी लोग हैं, सबको पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए कि वो देख रहे हैं कि जो नेतृत्व करने वाला है, खुद वह इतना लोभी है कि वह सत्ता के लिए पार्टी का सर्वनाश कराने पर आमादा है। तो हम जो है उस लोभ से क्यों वंचित रहे? तो कारण यही है कि देखिए, कहा गया है शास्त्रों में कि महाजनों येन गता स्व पंथा, यानी बड़े लोग जो करते हैं उसको आदर्श मानकर छोटे लोग करते हैं। जब आप सिर्फ हाई कमान पर बैठे हैं, आप यह जानते हुए कि हमारे हाथ में कमान होने से पार्टी का नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है, अगर आप पार्टी और संगठन के प्रति एक उत्तरदायित्व, नैतिकता, शुचिता रखते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कुर्बानी दीजिए, किसी और को हाथ में कमान दीजिए जो है पार्टी को आगे ले जाए। लेकिन शायद एक छोटी सी बात कांग्रेस के समझ में शायद नहीं आ रही। आपको याद होगा चंद्रशेखर जी, जब 2019 के चुनाव जब कांग्रेस हारी, जब पार्टी की मीटिंग हो रही थी, तो उसमें प्रियंका जी ने पार्टी के अंदर कहा, मीटिंग में कहा कि भाई इस्तीफा तुम मत देना। जब राहुल गांधी जी से इस्तीफा की मांग हो रही थी, इस्तीफा मत देना, तो पार्टी के साथ विश्वासघात करने वाले लोग इसी मीटिंग में बैठे हुए हैं। तो सवाल ये है कि जहाँ पे बड़े बड़े बुजुर्ग नेता बैठा हो, वहाँ पे अपमानित करने की इस तरह की बातें की जा रही हो, तो सवाल लाजिमी है कि नेतृत्व पर से विश्वास उठेगा और फिर संगठन से जुड़े हुए लोग जो है कहीं ना कहीं हिचकिचाएंगे कि पता नहीं भविष्य हमारा क्या होगा। दूसरी बात देखिए, किसी भी पार्टी के लिए नेतृत्व का दमदार होना बड़ा आवश्यक है। राहुल गांधी जी बड़े नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस तरह से वे कई बार जो ऐसे डिसीजन लिए और ऐसी बातें कहीं जिसको लेकर के देश बंद रह गया। अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोइमर से वह जो है विकिलीक्स इसका खुलासा किया। अरविंद जयतिलक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा इस समय, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। अरविंद जयतिलक जी, आज कांग्रेस को हर एक चीज पता है, जो सवाल उसे हल करना है, जिस संक्रमण को दूर करना है, किस दवाई से दूर होगा, ये सब बात पता है। बावजूद इसके वो नहीं हो पा रहा है जिसकी उम्मीद लगातार की जा रही है। गुफा में अंधेरा चाहे जितनी हो, किनारे पर रोशनी जरूर होती है। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस में आजादी के बाद और आजादी से पहले की एक ऐसी पार्टी है जो पूरे भारत में फैली हुई है, और मेरा मानना है कि उसके समर्थक जो हर राज्यों में है। हाँ, उसका कारण यह है कि उसके नेतृत्व को लेकर के कहीं ना कहीं जनमानस से लेकर के उसके खुद के नेताओं में जो है एक
रहस्य बना हुआ है, या यूं कहें कि जो नेतृत्व है कुछ इस तरह के अपने निर्णय को ले रहा है जो जो कि न को जनमानस को पसंद आ रहा है और न ही जो है उसके नेताओं को पसंद आ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जो उसके परिणाम आएंगे न तो पार्टी के लिए अच्छे होंगे, न तो उसके समर्थकों के लिए अच्छे होंगे। आप देख लीजिए, राहुल गांधी जी बड़े नेता, मैंने पहले भी कहा, लेकिन जिस तरह वो अपनी बातों को देश में कहते सुने गए, जैसे उन्होंने कहा था कि जो विकिलीक्स जो खुलासा किया था कि अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोहेमर से कहे थे कि जो मुस्लिम कट्टरवाद है, इस्लामिक जो आतंकवाद है, उससे भी खराब जो है हिंदू कट्टरवाद है। सवाल लाजमी है, देश जानना चाहेगा, विश्व जानना चाहेगा कि हिंदू कट्टरवाद से तो भारत समेत दुनिया के किस देशों में खतरा फैला है। आप दूसरी चीज देखिए, पॉलिटिकल जहाँ तक ये होता है कि भाई आपके अंदर कितना धैर्य है। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र लेकर के फांसते नजर आए। आप जर्मनी के तो हैमबर्ग में जो है आरएसएस की तुलना जो है मुस्लिम ब्रदरहुड से करते देखे गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी सारी बातें जो गलत है, लेकिन जनता के बीच परसेप्शन क्या जाता है। देखिए, राजनीति में धारणाओं का महत्व होता है। अगर आप धारणाओं को स्थापित करने में विफल रहे तो यह सच मानिए कि आपकी जो पार्टी है, आपका जो छवि है, वो जो औरा है, कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचना तय है। तो कांग्रेस को तय करना है कि वह किस तरह का कांग्रेस चाहती है। क्या एक जो है बहादुर शाह जफर वाले दिल्ली वाला कांग्रेस चाहती है जिसका जो है पूरा साम्राज्य दिल्ली तक सिमट करके रह गया, या वह जो है पूरा ऐसा साम्राज्य चाहते हैं कि पूरे भारत में जैसे कि 1900 नेहरू जी के और इंदिरा जी के जमाने में था। तो ये निर्णय जो है कांग्रेस को करना है। अब इसका उत्तर जो है आदरणीय भरत जी जरूर देंगे। जी भरत जी, कुछ मेरे सवाल भरत जी मैं आपसे जवाब लूंगा, मैं आपसे जवाब बिल्कुल लूंगा, लेकिन मैं एक बार कैप्टन आई सिंह जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बातों से जो अरविंद जयतिलक जी ने? जो अरविंद जो जी कह रहे हैं वो बुद्धिजीवी पत्रकार है, समझदार है, अच्छे पत्रकारों में उनकी गिनती होती है, सम्मान है उनका। तो हम उनको बिल्कुल नहीं कहेंगे, वो अपने हिसाब से जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं उनका अपना अनुभव होगा। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा चंद्रशेखर जी कि कांग्रेस की नीति आज से नहीं, शुरू से ही ठीक नहीं रही है। इन्होंने जातिगत की राजनीति शुरू से ही करी है। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान जब बनाया था, उसके बाद इन्होंने, आपने देखा होगा देश में किस तरह से जो है ना इमरजेंसी लगाई, सारी शक्तियां इन्होंने कैद कर दी, पूरी राजनीतिक पार्टियां जेल में डाल दी, पूरी पत्रकारिता मीडिया सब जेल में डाल दी। और उसी टाइम क्या एक खेल और हुआ कि संविधान को बदल के उसमें एक सेकुलर शब्द डाला गया, अल्पसंख्यक एक आयोग बनाया गया। तो ये आज हिंदुस्तान की जो जनता है क्या ये समझती नहीं है? जिस तरह से आप जो है ना एक जाति विशेष के लिए आपका जो है ना हरदम जो है ना कलेजा धड़कता रहता है, और 80 करोड़ से अधिक देश के हिंदू हैं, आप उनको नकारते रहते हो। जिस तरह से आपने देखा होगा कि आज झारखंड में अब जवाब लेने का वक्त आ गया। इंद्रजीत सिंह जी, अब जवाब एक सेकंड और लेंगे, एक सेकंड और लेंगे। आज झारखंड में देखो आप, एक लड़की की जो है ना जला के हत्या कर दी गई है। आज उसके ऊपर मुंह बंद करके पूरी कांग्रेस बैठी है। और यही उत्तर प्रदेश में अगर कुछ होता था तो छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बुला लिए जाते थे। तो ये दोगली राजनीति बहुत जनता देख रही है, इसीलिए तो अब जवाब लेने का वक्त, अब जवाब लेने का हाँ, अब जवाब देने का वक्त आ गया। पूरे 1 घंटे के डिबेट में सिर्फ 5 मिनट मुझे दिया होगा मुश्किल से। अरे कमाल करने वाले तो 2 मिनट में कर जाते हैं। फिर भी मैं कुछ नहीं, कमाल करने वाले तो 2 मिनट में कर जाते हैं। आपको तो देश ने बहुत लंबा समय दिया है, इसको क्यों भूल रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। देश का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ कि देश ने 55 साल कांग्रेस पार्टी को दिया राज करने के लिए, और हमने भी खूब समय दिया है आपको भरत सिंह जी। और कांग्रेस पार्टी ही है जो आगे देश को संभालेगी। और भरत सिंह जी, हमने भी खूब समय दिया है, इसको भी मत भूलिए आप। बहुत नो डाउट चंद्रशेखर भाई, आपने, आपके चैनल ने मुझे जितना प्रोत्साहन दिया है, जितना बढ़ाया है, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद आपका। जी, अब बताइए जवाब। अरविंद जी, मैं कुछ सवाल आपसे थे, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, नो डाउट।
मैं मानता हूं, जो मैं आपकी बातों को सुना, बहुत नॉलेज रखते हैं। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि गुलाम नबी आजाद जैसे बहुत सारे नेता कांग्रेस पार्टी में अभी भी पड़े हैं, जो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी आगे न बढ़े, क्योंकि उनको ये डर है कि ये बढ़ेंगे तो हम नहीं बढ़ेंगे। और जबकि पूरे कांग्रेस पार्टी ने 42 साल की सर्विस में, जो 42 साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया, एक ऐसा पद बता दीजिए कि जो गुलाम नबी आजाद जी को न दिया गया हो। उन्होंने ये बीच में कहा कि नहीं, मुझे जो है मान सम्मान नहीं दिया जाता था, दूसरे का हक मारा जाता है। नहीं, इंदिरा गांधी खुद उनकी शादी में गई थी भाई। गुलाम नबी आजाद, मैं बता रहा हूँ, इंदिरा गांधी शादी में गई थी उनकी। नहीं, मैं अरविंद जी से पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अरविंद जी से पूछ रहा हूँ। मैं पूछूंगा, मैं पांडे से पूछूंगा। मैं ये कह रहा था कि बहुत समय कम बचा है, आप सवाल अगर जवाब लेना है तो फिर मैं अपनी बातों को रख दूं, उसके बाद जवाब आप दीजिएगा। मैं कहता हूं कि उनको मुख्यमंत्री से लेके केंद्रीय मंत्री तक कांग्रेस पार्टी ने बनाया, और जब कांग्रेस पार्टी के दिन अच्छे नहीं आए, बुरे दिन चल रहे हैं, तो इस समय क्या कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जाना चाहिए था? मात्र 1 मिनट बचा है, 1 मिनट बचा है, मैं जवाब ले लूं आप कहे तो, वरना आपका जवाब अनसुना रह जाएगा। नहीं, ठीक है, 1 मिनट बचा है, आप कहो तो जवाब ले लूं। और मैं सिर्फ इतना 1 सेकंड में करूंगा। और भाजपा की बात आप करते हो, कैप्टन साहब, नितिन गडकरी की जितनी आपने बेइज्जती किया, उनका दर्द बाहर ठीक है भाई, 40 सेकंड, मात्र 40 सेकंड, जवाब ले लूं। अरविंद जयतिलक जी, जवाब। हाँ बिल्कुल आदरणीय भरत जी बहुत विद्वान प्रवक्ता में, उनका सम्मान करता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा कि गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस में जो है फर्श से अर्थ तक ले गई, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन उनके अंदर काबिलियत थी। गुलाम नबी आजाद होने का एक अपना अर्थ भी होता है कि उनका अपना व्यक्तित्व था। तो जितना आप उनको ऊंचाई पर ले गए, कांग्रेस को भी जो है ऊंचाई पर ले जाने में उनका अपना योगदान रहा है। तो कहीं मूल्यांकन जो है तरफा नहीं होना चाहिए। पहली चीज देखिए, सवाल तो गुलाम नबी आजाद तक नहीं है। क्या वजह कि कांग्रेस के जितने बड़े दिग्गज नेता थे और जो है वो छोड़ते हुए कांग्रेस को चले गए, सवाल तो कहीं तक नहीं है। देखिए, मानता हूँ कि एक बड़े वृक्ष की संभावना छोटे से कांग्रेस पार्टी ने उनको बनाया कि कांग्रेस को, ठीक है भाई, ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। अरविंद जयतिलक जी, भरत सिंह जी, कैप्टन आई सिंह जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। जिस मर्ज का चर्चा लगातार कांग्रेस के लिए किया जा रहा है, उस मर्ज की दवा भी कांग्रेस को पता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस मर्ज की दवा पता होने के बावजूद भी कांग्रेस उसे इसलिए नहीं ले रही है कि क्या पता इस दवा से कहीं गांधी परिवार को कोई नुकसान ना हो जाए। अब ऐसे में देखना होगा कि अगला अध्यक्ष आखिर कौन होगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए AN न्यूज़।